गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ना है, इसके यूनिट 2 के सेक्शन बी जिसमें हमें चेरो राज के बारे में जानना है और उनके प्रशासन और उनके शासन एवं प्रशासन को समझना है। इस विषय को आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आज जो हमारे अध्ययन का विषय है चेरो प्रशासन, तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। पलामू में प्रारंभ से रक्षसेनों की प्रधानता थी, किंतु 1538 ईस्वी तक यहाँ चेरो का शासन स्थापित हो चुका था। इन चेरो के राजवंश का सर्वाधिक योग्य शासक मेदिनी राय था। इसने चेरो की प्रशासनिक व्यवस्था को समृद्धशाली बनाया। उसके शासन काल में प्रशासन के प्रत्येक इकाई में आधारभूत परिवर्तन करके उसने इसे काफी सुदृढ़ बनाया। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था का हम संक्षिप्त रूप में वर्णन करेंगे। तो चेरो के प्रशासन तंत्र में देखें तो हम पाते हैं कि चेरो राजवंश के पलामू में प्रतिष्ठित होते ही यहाँ शेर खां के नेतृत्व में अफगानों का आक्रमण हुआ। यही कारण था कि चेरो राज्य में रक्षसेनों की प्रशासकीय परंपरा एवं अफगानी तत्वों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। रक्षसेन कुशल प्रशासक थे। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में चेरो को विरासत में प्राप्त हुई थी। चेरो के प्रशासनिक तंत्र में राजा सर्वोपरि था। इसके अतिरिक्त राजपूत वर्ग कूटनीतिज्ञ एवं सेनापतियों का दायित्व निभाते थे। ब्राह्मण पुरोहितों का भी अस्तित्व था तथा चेरो खरवार जमींदार व जागीरदार थे। जैसे जैसे चेरो राजा शक्तिशाली होते गए, उन्होंने प्रशासनिक तंत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। तो एक एक करके हम सभी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम राजपूत वर्ग की स्थिति को समझते हैं कि चेरो प्रशासन में राजपूत वर्ग का क्या योगदान था। तो चेरो प्रशासन में राजपूत वर्ग को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। राजा के पश्चात सर्वाधिक शक्तिशाली वर्ग राजपूत वर्ग का था। विशेष रूप से रंका व चैनपुर के ठकुराई अत्यधिक प्रभावशाली थे। ये राजपूत ही कूटनीतिज्ञों एवं सेनापतियों का दायित्व निभाते थे। कई बार ये राजपूत इतने प्रभावशाली हो जाते थे कि राजा की स्थिति गौण हो जाती थी, जैसे कि अंग्रेजों के प्रवेश के समय की स्थिति थी। उस समय ठकुराई जयनाथ सिंह की ही प्रमुख भूमिका निभा रहे थे तथा चेरो राजा चित्रजीत राय की स्थिति लगभग गौण थी। इस काल में चेरो खरवार जमींदार जागीरदार वर्ग भी प्रभावशाली भूमिका निभा रहे थे। अब हम चेरो के प्रशासन के अलग अलग अंग के बारे में एक एक करके प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम चेरो की सैन्य व्यवस्था पर प्रकाश डालेंगे। चेरो राजवंश की सैन्य व्यवस्था सुसंगठित थी। उसकी सेना में पैदल, घुड़सवार एवं बंदूकधारी सम्मिलित थे। दुर्भाग्यवश उनके पास तोपखाने का अभाव था, जिसके कारण उन्हें पहले मुगलों एवं उसके बाद अंग्रेजों के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। चेरो राजाओं की कोई स्थायी सेना नहीं थी, वरन आवश्यकता के समय जमींदारों एवं जागीरदारों की सैनिक टुकड़ियां सहायता प्रदान करती थी।
राज्य की सुरक्षा हेतु सीमांतक किले स्थापित किए जाते थे। सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोठी, कुंडा एवं देवगन के किले विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। अब हम चेरों की प्रशासनिक पदाधिकारियों पर प्रकाश डालेंगे। इनके प्रशासनिक पदाधिकारियों में मुस्लिम प्रभाव के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे चेरो शासकों के प्रशासनिक अंगों का विकास होता गया तथा कई प्रशासनिक पद मुगल प्रभाव के तहत विकसित किए गए। उदाहरणार्थ, भू राजस्व प्रशासन के लिए दीवान एवं कानूनगो जैसे अधिकारी थे। शाहजहां एवं औरंगजेब जैसे मुगल शासकों ने पलामू में अपनी ओर से फौजदार की नियुक्ति की थी। राजस्व प्रशासन में देखते हैं कि पलामू में चेरो राजवंश की स्थापना के समय से प्रजा से कोई कर नहीं वसूला जाता था। प्रारंभ में प्रजा गांव के मुखिया के माध्यम से केवल चंदा देती थी। अकबर के शासनकाल से पलामू में मुगलों का हस्तक्षेप आरंभ हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप चेरो शासकों से भारी वार्षिक करों की वसूली की जाने लगी। इन परिस्थितियों में प्रजा पर कर लगाया जाना आवश्यक हो गया, किंतु यह कर कुछ कौड़ियों तक ही सीमित रहा। मेदिनी राय के लिए कहा जाता है कि वह एक ऐसा चेरो शासक था जिसने प्रजा से कभी कोई कर नहीं वसूल किया, किंतु औरंगजेब की ओर से दबाव बढ़ने पर उसने प्रत्येक गांव पर एक कौड़ी के हिसाब से कर लगाया। मेदिनी राय प्रजा में इतना लोकप्रिय था कि गांव वाले ने स्वेच्छापूर्वक सामान्य कौड़ियों के स्थान पर सोने की कौड़ियां अदा की। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रारंभ में चेरो शासकों द्वारा प्रजा से करों की कोई वसूली नहीं की गई, किंतु बाद में मुगलों के दबाववश दाम अथवा रुपए के रूप में कर वसूला जाने लगा। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कर वसूली नगद रूप में होती थी अथवा अन्य रूपों में। जहां तक सिक्कों का प्रश्न है, चेरो राजाओं के निजी सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। जिन सिक्कों का बंगाल व बिहार में प्रचलन था, वही सिक्के चेरो राजाओं द्वारा भी प्रयुक्त किए जाते रहे। इसके अतिरिक्त मुगल टकसालों में निर्मित मोहरों का उपयोग ही पलामू में भी होता था। इसी कड़ी में हम चेरो शासकों की प्रजा वत्सलता को देखेंगे कि चेरो राजा प्रजा के हित के लिए सदैव तत्पर रहते थे। जैसा कि हमने ऊपर में भी बताया कि मुगल हस्तक्षेप से पूर्व चेरो राजाओं ने अपनी प्रजा से कोई कर नहीं वसूला। चेरो शासनकाल में पलामू की प्रजा खुशहाल थी। यद्यपि सभी चेरो शासक प्रजा हितैषी थे, लेकिन मेदिनी राय प्रजा में विशेष लोकप्रिय रहा। प्रजावत्सलता, दानशीलता एवं न्यायप्रियता के कारण आज भी पलामू में उसका जिक्र विशेष सम्मान के साथ किया जाता है। मेदिनी राय वेश बदलकर प्रजा के मध्य घूमकर उनके कष्टों को जानने का प्रयास करता था। निसंदेह वह एक ऐसा शासक था जो अपने पीछे जन जागृति छोड़कर गया। चेरो की आर्थिक स्थिति को हम देखेंगे। पलामू में चेरो शासकों के काल में भी कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी। चेरो शासनकाल में राजपूत वर्ग एवं ब्राह्मण वर्ग ने कृषि के विकास में विशेष योगदान दिया। मेदिनी राय के
शासनकाल में पलामू आर्थिक दृष्टि से विशेष रूप से समृद्ध था। आगामी वर्षों में निरंतर होने वाले आक्रमणों एवं अकालों के कारण पलामू की स्थिति शोचनीय होती चली गई। जागीरों के वितरण के परिणाम स्वरूप खालसा भूमि में भी कमी आती चली गई। बकाश्त भूमि में भी कृषि की उचित व्यवस्था नहीं रह गई थी। मुस्लिम एवं मराठा आक्रमणों के कारण कृषि एवं व्यापार का ह्रास होता चला गया। अंततः आर्थिक स्थिति इतनी शोचनीय हो गई कि चेरो राजाओं के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कर चुकाना काफी कठिन हो गया। बकाया कर की अदायगी न होने के कारण पलामू का चेरो राज्य सरकार द्वारा नीलाम कर स्वयं खरीद लिया गया तथा पलामू के ऐतिहासिक चेरो राजवंश का अंत हो गया। इस तरह से हमने पलामू के चेरो राजवंश के प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला। अब हम निष्कर्ष स्वरूप देखें तो हम पाते हैं कि मध्यकाल में झारखंड में 3 प्रमुख ऐतिहासिक राजवंश थे। पहला छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजवंश, पलामू के चेरो राजवंश और सिंहभूम के सिंह राजवंश। इन तीनों राजवंशों में पलामू के चेरो राजवंश की अपनी विशिष्ट स्थिति थी। चेरो शासक प्रजाहितैषी एवं न्यायप्रिय थे। उनके शासनकाल में कतिपय उतार चढ़ाव के बावजूद शांति एवं समृद्धि व्याप्त थी। आर्थिक दृष्टि से कृषि एवं व्यापार का पर्याप्त विस्तार था, किंतु क्षणे क्षणे अथवा धीरे धीरे मुगल आक्रमणों एवं मराठा हस्तक्षेप के कारण चेरो राजाओं की संपन्नता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। साथ ही प्रशासकीय व्यवस्था भी छिन्न भिन्न होने लगी। मुस्लिम शासकों, विशेषकर सरबुलंद खां, हिदायत अली खां, फखरुद्दौला एवं अलीवर्दी खां के द्वारा किए गए हमलों ने चेरो प्रशासन की नींव को शिथिल बना दिया। तदुपरांत 1740 से 1803 के मध्य होने वाले मराठा आक्रमणों ने भी न केवल प्रशासनिक दृष्टि से वरन आर्थिक दृष्टि से भी चेरो प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। अकालों की पुनरावृत्ति ने चेरो राज्य की आर्थिक नींव को पूर्णतया हिला दिया। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश के साथ ही चेरो राजवंश का पूर्णतया अंत हो गया। किसी समय समृद्धि के शिखर पर रहा पलामू राज्य चेरो राजवंश का अंत के समय विनाश के कगार पर खड़ा था। सर्वत्र राजनीतिक अराजकता व्याप्त थी तथा आर्थिक व्यवस्था पूर्णतया छिन्न-भिन्न हो चुकी थी। इस तरह से हम अपने इस विषय को चेरो राजवंश एवं उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को यहाँ विराम देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह विषय अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। इस विषय से संबंधित कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। हम आज के लिए इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे और एक नए विषय के साथ फिर से अगली कक्षा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।